हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे केंद्रीय बजट 2021-22 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी 2021 को कोविड-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। 2020 के बजट के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ रुपए रह गई है। अर्थव्यवस्था के आकार में यह कमी राजस्व में गिरावट और वर्ष 2020 में अधिक व्यय के कारण हुई है। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी 6.8% होने का अनुमान था। बजट के लिए 6 स्तंभ रखे गए हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी को मजबूत बनाना, पांचवा नवाचार अनुसंधान एवं विकास, छठवां न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। खर्च और घाटा 2021-22 के लिए 83 लाख करोड़ रुपए बजट व्यय की आवश्यकता है। बजट व्यय 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8% होने का अनुमान है। कर में छूट, कर विवादों को कम करना, निपटान को आसान बनाना, मामलों को फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 साल से 3 साल की गई। 50 लाख या उससे अधिक रुपए की आय छुपाने के मामले को केवल प्रधान मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ 10 वर्षों तक फिर से खोला जा सकता है। सोना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI सोने के एक्सचेंज के लिए नियामक होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था तो डिजिटल रूप से 95% लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए कर लेखा परीक्षा के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश को 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट रहेगी। सीमा शुल्क, मोबाइल के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क 0 से 5% तक बढ़ाया गया। गैर मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील के उत्पादों पर सीमा शुल्क समान रूप से 5% तक कम किया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट दी गई है। क्रेपोलैक्टम, नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर और यार्न पर आधारभूत सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। टनल बोरिंग मशीन पर 5% सीमा शुल्क लगाया जाएगा और इसके पुर्जों पर 2.5% शुल्क लगाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क 0 से 10% और कच्चे रेशम और रेशम यार्न पर 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। विनिवेश, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और 1 सामान्य बीमा कंपनी की बिक्री से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। स्वास्थ्य, 6 वर्षों में PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए। कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। शहरी विकास, 86 करोड़ घरों में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इनको 5 वर्षों में लागू किया जाएगा और इसके 1.41 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 2 नई ट्रेनों तकनीकें मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो का उपयोग टियर 2 और शहरों और टियर 1 शहरों के परिधीय भागों में पारंपरिक मेट्रो सिस्टम की तुलना में कम लागत पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। वाहन, पुराने और अनफिट वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्वचालित फिटनेस केंद्रों में प्रत्येक 20 वर्ष में व्यक्तिगत वाहनों और प्रत्येक 15 वर्ष में वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। विनिर्माण, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 97 लाख करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क योजना
के तहत 7 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आधारभूत संरचना 20,000 करोड़ रुपए से एक वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी और यह अधोसंरचना के विकास के लिए वित्त प्रदान करेगा। रेलवे 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन, 1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए। 2021-22 में सरकार ने रेलवे से 17 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान रखा है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49 से 74% की गई। बैंकिंग स्ट्रेस्ड एसिड रेजुलेशन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। सरकारी बैंकों का पुनर्जीकरण सरकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को और मजबूत करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपनी परिभाषा में संशोधन करके छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए भुगतान की गई पूंजी के लिए अपनी सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई। कृषि साख का लक्ष्य बढ़ाकर वर्ष 2021-22 में 5 लाख करोड़ किया गया। 5 प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटू घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य द्वारा संचालित कृषि उपज विपणन समितियां अब 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को उपयोग कर सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को राहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। अनुसंधान व विकास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। शिक्षा लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 2017 से 2019 के दौरान भारत में 18 मिलियन हेक्टेयर पर फसल का नुकसान हुआ। सरकार ने 11 फरवरी 2021 को लोकसभा में डेटा साझा किया कि भारत को 18.176 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारी फसल नुकसान हुआ है। 176 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसल का नुकसान कुल फसली क्षेत्र का लगभग 8.5% है। 2017 से 2019 तक बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान हुआ। 2018 में 2.515 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जबकि 2017 में 973 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र का नुकसान हुआ। आंकड़ों के अनुसार बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावी राज्यों में अत्यधिक बाढ़ दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 583.94 अरब डॉलर पर पहुंचा। 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 6.24 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 583.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है और उसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं और ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। पीएलआई योजना के तहत स्पेशलिटी स्टील को शामिल किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना पीएलआई योजना के तहत स्पेशलिटी स्टील को शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 5 साल के लिए 5,322 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम सरकार ने देश की सीमा के भीतर स्पेशलिटी इस्पात के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को उन उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जो घरेलू इकाइयों में निर्मित होते हैं। यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित करती है। यह योजना स्थानीय इकाइयों को स्थापित करने और विनिर्माण इकाइयों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन देती है। चालू खातों में सबसे अधिक बचत करने वाला देश म्यूनिख स्थित इन्फो इंस्टीट्यूट
द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े करेंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया। साल 2020 में चीन के चालू खातों का सरप्लस 2 गुना से अधिक बढ़कर $310 बिलियन हो गया, जबकि जर्मनी के चालू खातों का सरप्लस साल 2020 में लगातार 5वीं बार कम होकर $263 बिलियन रह गया है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 जनवरी 2021 को जारी की गई अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचन का अनुमान लगाया है। फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की। खाता बच्चों को स्वस्थ बचत खर्च करने की आदतें विकसित करने से मदद करता है। L&T ने बुलेट ट्रेन परियोजना में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। लॉरेंस एंड टर्बो ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया। L&T ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से यह अनुबंध प्राप्त किया। लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कंसोर्टियम को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अनुबंध मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह अनुमान एक बार फिर से भारत को सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान 8% था। कृषि शाखा ऐप। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 8 से 12 फरवरी 2021 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया है। वर्ष 2021 में FLW के लिए थीम रहेगी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स। तो दोस्तों, ये थी बजट 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।